अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे और उसमें हम ड्रग्स ऑफ एस्थमा को डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन और anti-IgE एंटीबॉडीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को पढ़ेंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में हमारे पास कीटोटिफिन आता है, इसके अलावा नीडोक्रोमिल आता है, ओरोमोग्लाइकेट आता है और साथ ही साथ हमारे पास क्रोमोलिन आता है। अक्सर पेपर में क्रोमोलिन ही दिया हुआ होता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि क्रोमोलिन है क्या। क्रोमोलिन कोई भी अलग चीज़ नहीं है। क्रोमोलिन का दूसरा नाम है डायसोडियम ओरोमोग्लाइकेट। ये डायसोडियम ओरोमोग्लाइकेट या क्रोमोलिन प्रो ड्रग है इस ओरोमोग्लाइकेट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोलिन क्या है, ओरोमोग्लाइकेट क्या है और डायसोडियम ओरोमोग्लाइकेट क्या है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर वर्ड्स को आगे पीछे करके स्टूडेंट को टेस्ट किया जाता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हमारे बेसिकली एस्थमा में इतने यूज़फुल नहीं है। बेसिकली ये काम क्या करते हैं, ये हमारे मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देते हैं, ल्यूकोट्राइन के रिलीज़ को रोक देते हैं, जिसकी वजह से आके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होती है। ट्रीट नहीं होती, प्रिवेंट होती है। ठीक है, ट्रीट सिर्फ और सिर्फ ब्रोंको डायलेटर से ही होगी। बाकी हम जितने भी ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, चाहे वो anti-IgE एंटीबॉडी का हो, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का हो या ल्यूकोट्राइन्स का ग्रुप हो, सब सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करेंगी, कभी भी ट्रीट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन के लिए हमें लंग्स के अंदर जाके रिसेप्टर्स को खोलना है, सॉरी लंग्स को खोलना है। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रोंको डायलेटर्स ही करेगा। अभी हम सिर्फ प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। खैर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हमारे एस्थमा के लिए इतनी ज़्यादा कोई बेहतरीन ड्रग नहीं होती। अक्सर हम उसको एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ कर रहे होते हैं, फूड और ऑफ्थेल्मिक एलर्जीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कुछ ड्रॉप्स हम ड्रॉप्स की फॉर्म में भी देते हैं ताकि आपका नेज़ोफेरिंजियल एलर्जी वाला मामला बेहतर हो सके। अगर आप इन्हेलर के तौर पे देंगे तो ये आपको कफ़ कराएगी। तो अगर कोई पेशेंट कफ़ के साथ आ रहा है, साथ ही साथ उसको एलर्जिक राइनाइटिस भी है, तो आप उसके एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए कभी भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर उसको मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे देंगे तो उसकी कफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपके जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स है वो ज़्यादातर बच्चों को दी जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को बुखार होता है, साथ में उनकी आंखों से पानी आ रहा होता है, इन्हें एलर्जी हो जाती है, तो ऑफ्थेल्मिक एलर्जी के लिए और फूड एलर्जी वगैरह के लिए हम मास्ट सेल स्टेबलाइज़र दे देते हैं। या आपने सिरप देखा भी होगा अपने घर में, जेटोफिन, इसका फॉर्मूला कीटोटिफिन है। ये हर घर में होता है बच्चों के लिए। जब भी इन्हें थोड़ी सी एलर्जी वगैरह फ़ील होती है तो माएँ सबसे पहले जेटोफिन ही दे देती हैं, डॉक्टर से पूछे बगैर दे देती हैं। तो ये पिक्चर अटैच करने का ये मकसद था कि आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। खैर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, बट हम ऑब्वियसली इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा। ठीक है, साथ ही साथ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स की आपको बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, तभी जाके वो काम करते हैं। बहुत ज़्यादा डोज हो गए तो बहुत थोड़ा सा आपके ब्लड में जाके काम करेगा। खैर, यहाँ पे हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स भी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट में हम ल्यूकोट्राइन्स वाले ग्रुप को पढ़ते हैं।